नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की फटकार से भारत में क्रिकेट धमाल हड़बड़ाया हुआ है। क्रिकेट प्रशासन वाली संस्था बीसीसीआई ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट इतना चाबुक चलाएगा। आईपीएल 6 में कथित स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से संस्था के निर्वासित अध्यक्ष श्रीनिवासन की दुकान बंद होती लगती है। कोर्ट ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स को निलंबित करने का फरमान दिया तो बीसीसीआई के तुरंत चुनाव कराने की भी हिदायत दी। यह भी कहा कि सट्टेबाजी के आरोपों में जिन लोगों के नाम है वे चुनाव से दूर रहे। जाहिर है सबसे बड़ा मुद्दा बीसीसीआई पर हथौड़ा चलना है। हिसाब से बीसीसीआई एक निजी संस्था है। सरकार और जनता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए सवाल है कि यह कैसे जवाबदेह बने। इस संस्था में कोई अध्यक्ष बने या किसी को फ्रेंचाइजी दे तो यह संस्था का मामला हुआ। उस नाते सुप्रीम कोर्ट ने हड़काते हुए जो निर्देश दिए हैं उसका क्या अर्थ निकलता है। दरअसल बहुत देर बाद भारत में खेल संस्थाओं को जवाबदेह बनाने की सोच पनपी है, मगर क्या यह सफल हो सकती है? इसी सवाल के साथ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी फिलिप ह्यूज की मैच के दौरान चोट लगने से मौत का भी एक मुद्दा है। आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सक्रियता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया था, लेकिन पार्टी के संगठन और कार्यक्रमों को लेकर बहुत सक्रिय नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने संसद में विरोध प्रदर्शन से लेकर यूथ कांग्रेस के संगठन और बिहार जैसे राज्य की राजनीति में रुचि लेनी शुरू की है। वे झारखंड और जम्मू कश्मीर में तो प्रचार कर ही रहे हैं। राहुल अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी से लौटने के तुरंत बाद यूथ कांग्रेस के नेताओं में जोश भरेंगे। 5 दिसंबर को उनकी युवा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होनी है। राहुल पहले यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रभारी महासचिव के तौर पर काम करते थे। तब उन्होंने इन दोनों संगठनों में जान फूंकने के लिए कई फॉर्मूले आजमाए थे। एक बार फिर वे इन दोनों संगठनों को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिसके बारे में राहुल सभी नेताओं से विचार करेंगे। इसी महीने 23 तारीख को राहुल गांधी को बिहार जाना है। वे लंबे अरसे बाद बिहार जाएंगे। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर राहुल गांधी बिहार प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल करने वाले हैं और इस बारे में वे पार्टी नेताओं से विचार विमर्श भी कर रहे हैं। इस लिहाज से उनकी बिहार यात्रा बेहद अहम है। पहले चर्चा थी कि दिसंबर के अंत तक प्रदेश संगठन में बदलाव संभव है, लेकिन अभी प्रदेश कमेटी 23 दिसंबर के सामाजिक समरसता मार्च की तैयारी में बिजी है। इसलिए तत्काल बदलाव की संभावना कम दिख रही है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में सरकार का विरोध करेगी, लेकिन कोई बिल नहीं रोकने जा रही है। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार के खिलाफ कमर कसी है, उसमें अगर कांग्रेस उनके साथ मिल जाए तो सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाएगी। लेकिन कांग्रेस का ऐसा इरादा नहीं है। कांग्रेस नेता कई मसलों पर सरकार का विरोध करेंगे। मिसाल के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा, लेकिन बीमा सेक्टर में निवेश बढ़ाने के बिल पर वो सरकार का विरोध नहीं करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि सरकार का विरोध करते रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बहुत आक्रामक है। ममता बनर्जी कह भी रही हैं कि उनकी पार्टी दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है, इसलिए सरकार उन्हें परेशान कर रही है। इस वजह से कांग्रेस का विरोध और हंगामा जारी रहेगा ताकि वो मुख्य विपक्षी दल दिखे। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। बीमा बिल प्रवर समिति में भी तृणमूल कांग्रेस ने बाइकआउट का रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन कांग्रेस बिल के हर प्रावधान पर विचार के लिए तैयार है। सरकार भी कांग्रेस की कुछ मांगों को मान लेगी, जिससे 12 दिसंबर के बाद बिल पास कराने में मुश्किल नहीं आएगी।
शिवसेना और भाजपा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों पार्टियां इस मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। शिवसेना पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है और 5 साल तक सत्ता से बाहर रहे तो पार्टी की स्थिति राज ठाकरे की मनसे जैसी हो जाएगी, इसलिए उसके नेता सरकार में शामिल होने का दबाव डाल रहे हैं। शिवसेना की दूसरी मजबूरी बृहन मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा और केंद्र की सरकार भी है। दूसरी ओर भाजपा हर दिन शरद पवार की एनसीपी का दबाव नहीं झेल सकती है। भाजपा की दूसरी मुश्किल यह है कि अल्पमत सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगी। इससे सरकार की छवि वैसी ही निकम्मी बनेगी जैसी पिछली सरकार की बनी थी। इससे ब्रांड नरेंद्र मोदी के कमजोर होने का खतरा है। सो भाजपा और शिवसेना दोनों ने एक दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाया, तभी शिवसेना को उसकी पसंद के लायक कुछ भी नहीं मिला। पार्टी सुप्रीमो, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद के लिए अड़े हुए थे, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हुई। भाजपा पहले 10 मंत्रालय देने की बात कर रही थी, लेकिन बाद में वह 12 पर पहुंच गई, पर शिवसेना को उसकी पसंद का मंत्रालय नहीं दिया। दिल्ली में भी शिवसेना की मांग एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की है, लेकिन संभवतः एक ही कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। शिवसेना नेता इससे खुश हैं क्योंकि नगरपालिका से लेकर केंद्र सरकार तक उनका राज आ जाएगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार नक्सली समस्या को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगी। उन्होंने 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए घातक नक्सली हमले पर अपनी ओर से आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण नक्सली घटनाओं में कमी आई है और इस साल नक्सलियों के आत्मसमर्पण में बढ़ोतरी हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार बहुआयामी नीति अपना रही है। एक तरफ सुरक्षा से जुड़े उपाय हैं तो दूसरी ओर विकास के काम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही आदिवासी और दूसरे कमजोर वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अलग से काम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हमलों में पिछले 2-3 साल से लगातार कमी हो रही है, लेकिन जब तक इस समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता है तब तक सरकार दम नहीं लेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को जब भी केंद्र की मदद की जरूरत पड़ती है उन्हें मदद मुहैया कराई जाती है। गौरतलब है कि सोमवार को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 2 अधिकारियों सहित 14 जवान मारे गए थे। केंद्र सरकार ने आज विपक्ष के इन आरोपों पर सफाई दी है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री के आने की जरूरत होगी तब वे संसद में आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज भी संसद में आए हुए हैं। नायडू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रश्नकाल में जब भी उनकी बारी होती है वे मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारियां और वे अपना काम कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के कामकाज से देश के लोग खुश हैं, सिर्फ विपक्ष दुखी है, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन से सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस ने यह मामला उठाया था। तृणमूल ने मोदी को एनआरआई प्रधानमंत्री कहा था और उनसे संसद में आने की मांग की थी। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों ने आज लगातार दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को हटाने के लिए हंगामा किया। अपने विवादित बयान से चर्चा में आई साध्वी के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा में विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान हंगामा किया और उसके बाद शून्यकाल में सदन से वॉकआउट किया, लेकिन सरकार ने साध्वी निरंजन ज्योति को मंत्रिमंडल से हटाने से इनकार कर दिया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मंत्री ने अपने बयान पर दोनों सदनों में माफी मांग ली है, इसलिए मामला अब खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि साध्वी को मंत्रिमंडल से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर लोकसभा में दिए गए अपने बयान में सुषमा स्वराज ने कहा कि आज पूरी दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नई सरकार ने दुनिया में नई ऊर्जा का संचार किया है और मोदी के नेतृत्व में तेज विकास, विश्व शांति, स्थिरता, स्थायित्व आदि में भारत के सार्थक योगदान की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से भारत को विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी माहौल बनाने में मदद मिली है। सुषमा स्वराज ने कहा कि इससे भारत में निवेश बढ़ाने, आर्थिक विकास तेज करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने के मिशन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज बताया कि शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा आतंकवादी गतिविधियों में नहीं इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक हुई जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से बांग्लादेश भेजा गया है। जितेंद्र सिंह के इस जवाब के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इसे मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि शारदा का पैसा आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अहम सवाल है कि श्रीनिवासन के जाने से क्या क्रिकेट में फैली गंदगी साफ हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने विचार बताते हुए क्रिकेट में साफ सफाई ला सकता है? श्रीनिवासन चले जाएंगे तो क्लब का दूसरा पुराना पापी आ जाएगा। फिक्सिंग जैसी बीमारियों का निदान ऐसे नहीं निकल सकता है।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय क्रिकेट के सामने एक बार फिर उसी तरह का संकट खड़ा है जैसा कोई 1.5 दशक पहले आया था। तब भारत के 4 बड़े खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे थे। भारतीय टीम का मनोबल बुरी तरह गिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया और खासकर इस उपमहाद्वीप से क्रिकेट का सफाया हो जाएगा। तब सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की कमान संभाली थी और टीम को निराशा व अवसाद से निकाल कर लाए थे। उन्होंने भारतीय टीम को नया आत्मविश्वास दिया था, बिल्कुल नई टीम बनाई थी और उसमें जीत का जज्बा भरा था। उस समय के संकट और अभी के संकट में भी कई चीजें एक जैसी हैं। एक बार फिर कई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के आरोपों में घिरे हैं। भले यह फिक्सिंग आईपीएल तमाशे की हो, लेकिन इनसे क्रिकेट की छवि बिगड़ी है। दूसरी समानता यह है कि इस समय भी भारतीय क्रिकेट संक्रमण के दौर से गुजर रही है। पुराने कई खिलाड़ी थके हुए हैं और रिटायर होने की स्थिति में हैं और उनकी जगह नई टीम बन रही है। इस नई टीम को कमान देने के लिए ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विराट कोहली से 1 दिवसीय श्रृंखला की कप्तानी कराई और ऑस्ट्रेलिया में चल रही सीरीज में पहले टेस्ट की कप्तानी उन्हें सौंपी। सो इस समय एक बार फिर बोर्ड को और भारतीय टीम को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है ताकि भारत इस संकट से निकले। पर मुश्किल यह है कि बोर्ड की कमान संभालने का विवाद अदालत में चल रहा है। मैच फिक्सिंग में जिन 2 टीमों के नाम आए हैं उनमें एक टीम बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष और आईसीसी के मौजूदा प्रमुख एन श्रीनिवासन की भी है। सुप्रीम कोर्ट इसे हितों का टकराव मानती है। साथ ही अदालत चाहती है कि जिन लोगों के भी नाम मैच फिक्सिंग की जांच करने वाली जस्टिस मुद्गल समिति की रिपोर्ट में आई है उन्हें बीसीसीआई से अलग रखा जाए। अदालत के इस रुख से हो सकता है कि श्रीनिवासन अलग हो जाएं, लेकिन जो दूसरा आएगा वह इस बात की गारंटी नहीं होगा कि भारतीय क्रिकेट में सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसकी मिसाल इस बात से मिलती है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो आदित्य वर्मा इस समय श्रीनिवासन के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके पीछे आईपीएल शुरू करने वाले ललित मोदी हैं। ललित मोदी ने खुद कहा है कि वे मुकदमे का सारा खर्च उठा रहे हैं। गौरतलब है कि वे खुद बीसीसीआई में आर्थिक गड़बड़ियों की वजह से हटाए गए थे और इस समय लंदन में रहते हैं। सो घूम फिर कर भारतीय क्रिकेट ललित मोदी, जगमोहन डालमिया, शरद पवार जैसे नामों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यूपीए सरकार के समय नए खेल नीति के जरिए क्रिकेट बोर्ड को जवाबदेह बनाने की पहल हुई थी और इसे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारतीय क्रिकेट में अरबों खरबों रुपए के वायरे नारे होते हैं। पैसे और ग्लैमर की चकाचौंध के कारण ही लगभग सभी पार्टियों के नेता क्रिकेट राजनीति में शामिल होते हैं। जब तक इसे नहीं बदला जाएगा और क्रिकेट प्रबंधन को भी पेशेवर हाथों में नहीं दिया जाएगा, क्रिकेट का संकट जारी रहेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद क्रिकेट के गड़बड़ जाले पर चर्चा करेंगे। भारत में क्रिकेट चलाने वाली संस्था बीसीसीआई का चरित्र चुनिंदा लोगों की तानाशाही है। मुट्ठी भर लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपना खेल खेलते हैं। खेल ग्लैमर की इस दुकान का अर्थ पैसा है। दूसरे देशों और भारत में फर्क यह है कि यहां सब कुछ पर्दे के पीछे गोलमाल होता रहता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी है। बेदी जी, क्रिकेट की जो प्रशासनिक संस्था है बीसीसीआई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के सुझाव दिए, जो फटकार लगाई, क्या लगता है आपको कि इससे क्रिकेट का खेल जो अपने या वो तमाम गंदगियों से मुक्त हो सकता है, कुछ न कुछ इससे बन सकता है? नहीं व्यास जी, ऐसा है कि ये जो अभी तक दिया फटकार लगाई है, जो कुछ ये फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि 2-3 महीने पहले उन्होंने श्रीनिवासन साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, साहब जो नाम बता दीजिए जो आपके उसमें है सील बंद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में कहा कि आप नाम जानना चाहते हो, उनमें से एक नाम आपका भी है। तो दूसरे दिन अखबारों में तहलका मच गया कि सुप्रीम कोर्ट के उस जो सील बंद लिफाफे में इनका नाम भी है। तो ऐसा लगा कि श्रीनिवासन साहब का कैरियर खत्म हो जाएगा। और दूसरे दिन फिर उन्होंने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो जाके आईसीसी के चेयरमैन बन गए। तो सवाल ये है कि अभी तक जो आपने देखा या सुना या कहा गया है टीवी चैनल में, वो सारा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। या जब भी अब श्रीनिवासन साहब के वकील कपिल सिब्बल साहब हैं, जब वो केस का उठाएंगे उनकी तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है वो हमें देखनी है। नहीं, आपके अनुसार ये कोशिश सुप्रीम कोर्ट का क्रिकेट के प्रति इतना दिलचस्पी लेना एक तरह से जैसे सरकार में भी है कि इन जो खेल संगठन है, संघ है, इन सबको जवाबदेह बनाया जाए, ये कुछ सरकार के स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर और जनता में भी एक तरह से आवाज उठता है, उसका प्रेशर बनता है, वो नहीं लगता? व्यास जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
मगर सवाल ये है कि ये मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैंने देखा जितनी भी प्रेस है, हम हैं मीडिया वाले, सरकार है, सिर्फ क्रिकेट का ही फिक्र है। अब आप हर छोटी सी बात होती है तो कहते हैं जी देश की इज्जत को भट्टा लग गया है। अब पिछले दिनों वर्ल्ड बॉडी फीफा की, जो दुनिया की सबसे मजबूत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स बॉडी जो है फीफा, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उसने भारत के भूतपूर्व जो फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी कैलेसो साहब पर पाबंदी लगा दी है और ये कहा है करप्शन चार्जेस पे कि इन्होंने पैसे लिए थे वोट देने के लिए, वो सुल्तान को देने के लिए। हाँ। तो अब आप देखिए उसमें तो किसी ने, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपकी इस फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब पैसे लेते हैं, सही है, अगर तो जो उन्होंने कहा है तो उस पर बैन होता है, तो क्या उसमें देश का तो बटन नहीं लगता? मतलब सिर्फ क्या क्रिकेट पे ही देश रह गया है? नहीं, तो वो इसलिए कि शायद क्योंकि क्रिकेट का क्रेज ज्यादा है, क्रिकेट लोगों के घर घर में बसा, मतलब एक तरह से पेट बनाए हुए, इसलिए क्रिकेट पर ज्यादा फोकस है। इस बात को मैं मानता हूँ कि क्रिकेट की पैच बड़ी है, पॉलिटिकल उसमें ग्लैमर है, पैसा है, सब कुछ बिल्कुल। मगर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं, जो कि अब जो इसका भी अभी जो ये शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसका अंत क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब ये श्रीनिवासन साहब का केस चल रहा है, अब इनको इलेक्शन भी लड़नी है और इलेक्शन उन्होंने ईस्ट जोन से लड़नी है। ईस्ट जोन में बंगाल में जगमोहन डालमिया है, उनके पास दो वोट है। एक तो अपना वोट है जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का, और नेशनल क्लब है उनका जो पुराना क्लब है एफिलिएटेड है, उसमें भी बंगाल का कब्जा, तो इनके 2 वोट हैं। अब डालमिया साहब को पूछा गया कि क्या आप श्रीनिवासन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो अरुण जेटली से पूछूंगा, जो वो डिसाइड करेंगे। अब अगर देश का वित्त मंत्री जो इसका डिफेक्टर नंबर 2 या 3 है, वो भी अभी इंटरेस्ट ले रहा है, हालांकि उनको और बहुत काम होनी चाहिए, तो अब वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये तो मैंने कह रहा हूँ ना कि क्रिकेट का एक ग्लैमर जो है वो सबको बांधे रखता है, और उसके कारण पूरा एक फोकस उसी खेल पे है। फेविकोल है। हाँ, लेकिन फिर सवाल बुनियादी है कि क्या क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट कुल मिलाकर चुनिंदा लोग जो है, कुछ दर्जन लोग हैं, उनकी मोनोपोली है, उनकी संस्था है, उसमें इधर से उधर जो भी एडजस्टमेंट हो, मतलब एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, ढर्रा वही रहेगा, ये नहीं लगता? बिल्कुल है। नहीं तो इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कैसे ये उम्मीद कर रहा है कि हम सुधार देंगे या सुधर जाएगा मामला? मैं सुप्रीम कोर्ट बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लॉ के बारे में बहुत कम पता है। मगर ये जो बहुत क्वेश्चन आपने सही कहा कि ये एक गंद सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, सारे स्पोर्ट्स में है, और क्योंकि क्रिकेट पर इसलिए ज्यादा जोर है, इसमें अरमोर पे है और कुछ नहीं है। ये जो आपके पास लालू प्रसाद यादव से लेकर अरुण जेटली से लेकर शरद पवार है, मेरे ख्याल को क्रिकेट के बारे में बहुत कम पता होगा। अगर खेला होगा शायद जेटली साहब ने, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़े थे, दिल्ली कॉलेजों में जब स्टीफन और हिंदू का मैच होता था, उसके अलावा उनको कोई नॉलेज नहीं है। मगर क्योंकि क्रिकेट, क्योंकि आपने सही कहा 8-9 कंट्री खेलती हैं, ग्लैमर बड़ा है, पैसा बेइंतहा है, मतलब बेइंतहा है, इसका कोई अकाउंट नहीं है। आईपीएल उसकी कड़ी है जितना नहीं, तो इसमें ये कि इसमें भी लोबी, मतलब श्रीनिवासन भी निपट रहे हैं, तो कोई कहता है कि ललित मोदी वहां से बैठ के कर रहे हैं। ये बातें कितनी दमदार है? बिल्कुल दमदार है, कहीं नहीं। ललित मोदी ने खुद कहा कि वो आदित्य वर्मा को वही फाइनेंस कर रहा है। ये आदित्य वर्मा साहब के पास इतना पैसा कहां से आएगा जो सुप्रीम कोर्ट का केस है? हरीश साल्वे कोई संत महात्मा तो है नहीं जो बगैर पैसे के करेंगे। तो अगर वो केस लड़ रहे हैं जो इतना पैसा लाखों रुपए खर्च हो रहा है, और ललित मोदी साहब है, मतलब कुल मिलाकर खेल की ये लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके खेल के साथ जो प्रतिष्ठा है, जो वो है, उसको लेकर ये लड़ाई। प्रतिष्ठा तो कम है, खेल के साथ जो पैसा, ये ग्लैमर जो जुड़ा हुआ है। अब ललित मोदी साहब लंदन से बैठे कर रहे हैं डायरेक्ट, और इसका यहाँ पर देखिए और इतने मसले, इतने केसेस हैं। वो कहते हैं कि सब 40 साल से लोग केस लड़ रहे हैं, मगर हमारी उच्चतम न्यायालय को मतलब क्रिकेट के ऊपर इतना ध्यान हो रहा है, उसमें डिबेट हो रही है, 4 पन्ने का जा रहे हैं। उसके बाद जेटली जी को भी तब इंटरेस्ट है, श्रीनिवासन साहब जब भी आते हैं वो जेटली साहब से पहले मिलते हैं, तो सरकार भी इंटरेस्टेड है। अमित शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो गुजरात के हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी थे, लालू यादव हैं, अब शरद पवार हैं, और शरद पवार जी आप सुना कि बीसीसीआई के चेयरमैन बनने। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप एक मिनट लूंगा, अब ये भी हो सकता है कि छोटी आप जो अलायंस बनाई या सपोर्ट बनी दी गई है महाराष्ट्र में, उसका शायद वो लें कि साहब मुझे आप दे रहे हैं आपको सपोर्ट, यहाँ पर आप हमें बीसीसीआई में सपोर्ट करें, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। बीसीसीआई मतलब राजनीति भी है इसमें, सब है, मतलब इसमें ग्लैमर ग्लिट्स जो बॉलीवुड का मसाला पिक्चर है वो है, और उससे क्रिकेट का भला या उसमें जो फिक्सिंग है, उसमें जो दान ली, वो कुछ नहीं होना है, वो सब बातें। आपने ब्यास ही बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी, ये जो शुरू हुआ है, ये जिसपे साहब हो रहा आईपीएल का, ये मैच स्पॉट फिक्सिंग पे शुरू हुआ कि साहब उसने तोलिया रखा था, उसने देखा था। अब स्पॉट फिक्सिंग से केस बन गया बैटिंग पे, आपने देखी ना, स्पॉट फिक्सिंग था, स्पॉट फिक्सिंग से क्राइम।
बैटिंग क्या है, वो खुद सीबीआई के चीफ हो रहे हैं साहब, 20 रुपए 100 रुपए 200 रुपए रोज बैटिंग को पकड़े जाते हैं। तो अब आईपीएल का केस ही डाइल्यूट हो गया है, मैच फिक्सिंग से बैटिंग तक चला गया। एक दूसरा ये कि वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की जो के साथ जो हादसा हुआ और वो उसको लेकर क्रिकेट पर उस पर कैसा क्या कुछ क्रिकेट के वो एक फ्रीक एक्सीडेंट है जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि तो नहीं। ये और बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात ये है, जितने भी आज तक डेथ्स हुई हैं, कई बार हुई हैं, वो सारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हुई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कोई हुआ ही नहीं, मतलब जो आपस में खेलते थे। सबसे भयंकर घटना हुई थी नारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जो 60s में जब वेस्ट इंडीज के साथ मैच हो रहा था इंडिया का, वो चार्ली ग्रिफ्ट की बॉल पे वो गिर पड़े, और उस वक्त के लोग कहते हैं कि पिच पे सिर्फ खून ही खून नजर आता, मगर वो क्योंकि उसको तो हालांकि मेडिकल एड भी इतनी नहीं थी, मगर वो किस्मत बच गई। इनको सब कुछ मिला, मेडिकल एड जो भी बेस्ट फैसिलिटी थी, मगर कहीं ना कहीं एक ऐसा था किस्मत नहीं है, फ्रीक एक्सीडेंट था जो यही हैपन हो गया किसी के साथ। जी बेदी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।